हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 में आज महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाने वाला हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या किसे कहते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को स्थापित कीजिए। मतलब यहाँ पर आइंस्टीन का समीकरण निकालना है। बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से समझेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले आपको समझना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसके 4 प्रकार होते हैं। उसमें से एक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, अर्थात जिसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जैसे कि स्टूडेंट, आपके पास कोई भी धातु है, धातु की सतह से प्रकाश किरणें आपतित कराते हैं। मतलब धातु की सतह पर कोई प्रकाश किरणें आपतित कराते हैं तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यह जो प्रक्रिया स्टूडेंट कहलाता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझें। जैसे कि आपके पास मान के चलते हैं, एक आपके पास धातु है। क्या है, धातु है। ठीक, ये धातु है, इसकी सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हों। यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। और जब प्रकाश किरणें आपतित हो स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकलने लग जाए, यानी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित होने लग जाए। तो यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहलाती है स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश के कारण इसमें प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जब किसी धातु या किसी पदार्थ पर प्रकाश किरणें आपतित होती है उचित तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति की, तो उसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया स्टूडेंट कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए परिभाषा क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। जब कुछ पदार्थ पर, यहाँ पर देखिए, जब कुछ पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सिंपल सा स्टूडेंट, कोई आपके पास धातु का सतह है, इस पर उचित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, तब स्टूडेंट इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। यह जो परिघटना है स्टूडेंट वो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपका हुआ केवल एक टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और लिखना है कुछ कि आइंस्टीन को कैसे इसकी व्याख्या की गई। और ये भी समझाना है कि जैसे किसी भी सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तो ऊर्जा 2 भागों में बढ़ती है स्टूडेंट। क्या, 2 भागों में। एक तो वो भाग, जैसा कि मान लीजिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उसके लिए कार्य फलन की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी ऊर्जा लगेगी, तो एक कार्य फलन के बराबर ऊर्जा नष्ट होता है और एक गतिज ऊर्जा में व्यय होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को गति देना है, उसके लिए ऊर्जा व्यय होगा, और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होगा जिसे हम कार्य फलन कहते हैं। कार्य फलन किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है उसका कार्यफलन। मतलब कार्य को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो एक तो बटेगा स्टूडेंट धातु की सतह से हटाने के लिए ऊर्जा, और एक तो बटेगा गतिज ऊर्जा के लिए। तो 2 भागों में ऊर्जा को अपन बांटेंगे। ठीक है ना। तो अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। तो गणितीय व्याख्या, तो यहां से लिखना है स्टूडेंट कि आइंस्टीन के अनुसार जब h न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसमें से उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और यह जो अवशोषित ऊर्जा है 2 भागों में बंटता है। एक तो हो गया कि ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में व्यय होता है और दूसरा जो आपका भाग होता है वो गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। तो 2 भाग में ये बढ़ जाता है। कौन कौन सा भाग, एक ऊर्जा का एक भाग जो इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में व्यय होता है, एक भाग यहाँ व्यय हो गया। दूसरा भाग ये है कि ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा में देने में व्यय होता है। मतलब 2 भाग से बट रहा है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए और दूसरा गतिज ऊर्जा के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है उसे हम कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कार्यफलन। तो एक कार्यफलन के रूप में व्यय हो रहा है और दूसरा आपका व्यय हो रहा है किसमें हो रहा है, तो एक गतिज ऊर्जा देने में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्राम एक छोटा सा समझा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझें। जैसा कि मान के चलते हैं आपके पास एक धातु का सतह है, ये आपका धातु है कोई, यहाँ पर उचित तरंगदैर्ध्य मतलब ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, उत्तेजित होकर के बाहर निकल जाएगा। इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होगी। उसमें कौन कौन सी ऊर्जा खपत होगी, जो यहाँ से यहाँ तक निकलने में व्यय लगा उसे हम बोलेंगे कार्यफलन, जिसको दर्शाते हैं φ0 से। मतलब इस धातु के यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक
सतह के बाहर निकलेगा तो सतह तक जाने में जो ऊर्जा लगा, और एक स्टूडेंट यहाँ पे गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv² के रूप में, तो ये मैक्सिमम है, भी मैक्सिमम। तो दो प्रकार से यहाँ पर जो ऊर्जा व्यय हो रहा है, मतलब जब उचित आवृत्ति की यहाँ पर h न्यू फोटान की ऊर्जा आवृत्ति की यहाँ पर स्टूडेंट धातु की सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये जो धातु है इस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद यह दो भागों में बढ़ती है, एक कार्य फलन में मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, और दूसरा स्टूडेंट इसी इलेक्ट्रॉन को गतिज अवस्था में बदलने में अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने में। ये दो प्रकार से ऊर्जा आपको है ना व्यय हो रहा है। इसके बाद इसको आपको डायग्राम बना लेना है, फिर यहाँ पर लिखना है कि माना आपके पास m द्रव्यमान और v वेग से अधिकतम कोई इलेक्ट्रॉन है जो है गति कर रहा है, तब उसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। इतना आपको लिखना है। तो अब इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा कि यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग v हो, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना m और वेग v हो, तब गतिज ऊर्जा कितना होगा, कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितना ऊर्जा आएगा उतना ऊर्जा जाएगा। तो ऊर्जा कितना आ रहा है, जितना ऊर्जा आएगा उतना ऊर्जा जाएगा। तो जाने वाले ऊर्जा दो भाग में बट रहे हैं, एक तो कार्य फलन और एक तो आपके पास गतिज ऊर्जा के रूप में। ये दो भाग में ऊर्जा बट गया। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। अब मैं यदि कहूं कि 1/2 mv² का मान निकालो, mv² ये मैक्सिमम है, तो ये जो आपका ये फाई है ये माइनस में हो जाएगा, मतलब h न्यू माइनस फाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, यदि आपतित फोटान की आवृत्ति न्यू धातु के देहली आवृत्ति μ0 के बराबर हो, तब जो गतिज ऊर्जा शून्य होगा। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो आपतित ऊर्जा है वो उतना ही हो जितना निकलने के लिए ऊर्जा हो रहा हो, तो फिर गतिज के लिए यहां पर 0 हो जाएगा। आपतित फोटान की आवृत्ति यानी इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो। देहली आवृत्ति क्या कहलाता है स्टूडेंट, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर वो जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित हो जाए, वह एक निश्चित आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित होगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। समझने की बात करें, जैसे आपका पेट फुल होता है 4 रोटी में, यानी आपने 4 रोटी खाया आपका पेट फुल हो गया, यदि उससे आप कम खाए तो फिर आपका पेट फुल नहीं होगा, मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है कवर नहीं हो पाएगा। वही चीज है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब उसे देहली आवृत्ति का वहां पर प्रकाश किरण आपतित हो। समझ पा रहे हैं, तो ये होता है देहली आवृत्ति। तो जब ये जो प्रकाश किरण की आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा 0 के बराबर होगा। तो इतना थोड़ा आप लिख लें कि यदि आपतित फोटान की आवृत्ति म्यू है ना, किसके बराबर न्यू सॉरी धातु की देहली आवृत्ति μ0 के बराबर हो, तो स्टूडेंट 1/2 mv² है, 1/2 mv², इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 बराबर h न्यू, न्यू की जगह न्यू 0 है ना, h न्यू, ये न्यू की जगह न्यू 0 हो गया, माइनस फाई 0। यदि पक्षांतर करते हैं स्टूडेंट तो फाई 0 बराबर कितना हो जाएगा h न्यू 0। समझ गए, इतना हो गया आपका। ये आपका, इसको आप दे दो, समीकरण जो भी देना हो तो दे सकते हो, समीकरण यदि नहीं दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे यहाँ पर आप समीकरण 1 दे सकते थे स्टूडेंट, इसको आप समीकरण 1 दे देते, ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण आप 2 दे देते, ठीक है, और इसको आप समीकरण 3 दे देते। तो समीकरण 2 से, समीकरण कहाँ से 2 से, समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस, यहाँ पर फाई 0 का मान है h न्यू 0, h न्यू 0, ठीक है, न्यू 0 है स्टूडेंट। अब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही, इसके आगे कुछ नहीं करना। 1/2 mv² यहाँ मैक्सिमम कर दीजिए, यहाँ भी मैक्सिमम कर दीजिए, यहाँ भी मैक्सिमम कर दीजिए, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, और यहाँ दोनों से h कॉमा ले लीजिए, म्यू माइनस म्यू 0। जी हाँ, यही आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण हो गया। तो ये थोड़ा सा आप लोग है ना समझने की कोशिश करें कि एनर्जी केवल 2 भागों में बढ़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा खेल है एनर्जी का, एनर्जी लेवल 2 भागों में बढ़ता है, और वही 2 भाग है, एक तो कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा स्टूडेंट उसकी गतिज अवस्था के लिए, मतलब गति के लिए जितना ऊर्जा लगता है। तो आपका जो 3 या 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो जितना मैंने कराया उतना ही लिखना है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, मैं पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कैसे देना है। तो चलिए, आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।